नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, हम आपके लिए खबरों और जानकारियों का एक ऐसा संकलन लेकर आते हैं जो आपको आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत काम आते हैं। हम जब भी इन खबरों का सिलेक्शन करते हैं तो हम यही सोचकर ये खबरों और जानकारियों को इकट्ठा करते हैं कि जब आप परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्रों को हल करते होते हैं तो उस वक्त हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आपको प्रश्नों के रूप में वहां पर नजर आ जाए। तो फिर आइए देखते हैं कि आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। पीएम मोदी ने G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले को किया संबोधित। अरुणाचल नागालैंड में 6 महीने बढ़ा अफ्स्पा। सामाजिक अधिकारिता शिविरों का हुआ आयोजन। एंजल टैक्स नियमों में हुआ संशोधन। आयुष्मान भारत के लिए यूपी को मिले 2 अवार्ड्स। नेपाल ने खड़ा किया T20 का सबसे बड़ा स्कोर। और अब खबरें विस्तार से, और बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। पीएम मोदी ने G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले को किया है संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम को संबोधित किया। G20 कनेक्ट पहल की शुरुआत करने का उद्देश्य भारत के युवाओं के बीच भारत की G20 अध्यक्षता की समझ को विस्तार देना और विभिन्न G20 आयोजनों में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 4 पुस्तकों का भी विमोचन किया। उनके नाम है भारत की G20 अध्यक्षता की भव्य सफलता, दूरदर्शी नेतृत्व, समावेशी दृष्टिकोण। भारत की G20 अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम का सार संग्रह और G20 में भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने उन कार्यक्रमों और योजनाओं और साथ में प्लानिंग का जिक्र किया जिन्हें बीते दिनों आयाम तक पहुंचाया गया है। यानी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने जिन कार्यक्रमों और जिन योजनाओं को देश को समर्पित किया उसके बारे में बताया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के स्पीड का जवाब नहीं है। उन्होंने कहा, आपने देश के नए संसद भवन में पहले संसद सत्र को देखा है और देश के नए संसद भवन में पहला विधेयक पास हुआ जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया। कुछ दिनों पहले द्वारका में यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को हमने राष्ट्र को समर्पित भी किया। युवाओं को खेल में अधिक अवसर मिले, इसके लिए मैंने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सिर्फ 2 दिन पहले ही मैंने 9 भारत वंदे एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई है और एक दिन में एक साथ इतनी आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत हमारी गति और स्तर का प्रमाण है। पीएम ने कहा कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरे नौजवानों को पता होना चाहिए कि वह किस तेजी से बढ़ रहा है ताकि वो भी हमारा साथ दे सकें। युवा वही आगे बढ़ते हैं जहां अपॉर्चुनिटी होती है। आपके उड़ने के लिए आसमां खुला है, आप बड़ा सोचिए। ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप हासिल ना कर पाए। ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसे हासिल करने में देश आपका साथ नहीं देगा। किसी भी अवसर को मामूली ना समझे, उस अवसर को एक नया बेंचमार्क बनाने का आप भी सोचिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अरुणाचल और नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ाए अफ्स्पा की। अफ्स्पा एक सशस्त्र बलों को ऐसी विशेष शक्ति मिलती है जिसमें अगर उन्हें शक होता है, जरूरत होती है, तो वो बिना वारंट के, बिना किसी परमिशन के किसी भी घर में तलाशी ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर गोली भी चला सकती है। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 26 सितंबर 2023 को अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत सुरक्षा बलों की सुविधा के लिए किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है। अफ्स्पा अशांत क्षेत्रों में काम कर रहे सशस्त्र बलों के जवानों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी समझे तो तलाशी, गिरफ्तारी और गोली चलाने का व्यापक अधिकार देता है। अफ्स्पा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ जिलों और थाना क्षेत्रों में कई वर्षों से लागू है और इसे
समय समय पर जरूरत के मुताबिक बढ़ाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 का धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित करती है। 24 मार्च 2023 को अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में नामसाई, महादेवपुर और चोखम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। इसमें कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की और समीक्षा की गई है और इसीलिए अरुणाचल के इन क्षेत्रों तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल के नामसाई, महादेवपुर और चोखम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है जब तक कि इसे वापस न ले। अप्सपा पे एक नजर, आखिर अप्सपा है क्या? सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के अशांत क्षेत्रों में तैनात सैन्य बलों को प्रारंभ में इस कानून के अंतर्गत विशेष पावर दिए गए थे। कश्मीर घाटी में आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी होने के बाद जुलाई 1990 में यह कानून सशस्त्र बल जम्मू एवं कश्मीर विशेष शक्तियां अधिनियम 1990 के रूप में जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया। और अब बात करते हैं सामाजिक अधिकारिता शिविरों के आयोजन की। देश के दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के प्रयास में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश भर में एक साथ 72 स्थानों पर सामाजिक अधिकारिता शिविरों का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रत्येक शिविर स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के एपिसोड के प्रसारण के साथ शुरू हुआ। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस मुख्य समारोह के साथ देश भर के 20 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम ऑनलाइन जुड़ गए। इन शिविरों का उद्देश्य भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 12,814 से अधिक पहले से आइडेंटिफाइड वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता और उपकरणों का वितरण है। इस अवसर पर फुट केयर यूनिट, स्पाइनल सपोर्ट, कमोड के साथ व्हील चेयर, चश्मा, डेंचर, सिलिकॉन कुशन, एलएस बेल्ट, ट्राइपॉड, घुटने के ब्रेस और वॉकर सहित विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण वितरित किए गए। इन सहायक उपकरणों का उद्देश्य लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में एकीकृत करके सशक्त बनाना है। यानी कि उन्हें इन उपकरणों का वितरण करके इस लायक बना देना है कि वो ज्यादा किसी से मदद न ले और अपने आप अपनी जिंदगी को बिता पाए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे एंजल टैक्स नियमों में हुए बदलाव की। इनकम टैक्स विभाग ने रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट निवेशकों के लिए स्टार्टअप की ओर से जारी की गई इक्विटी और कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेबल के वैल्यूएशन के नियमों के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इनकम टैक्स ने नियम 11 यूए में बदलाव के मुताबिक जब कोई अनलिस्टेड कंपनी किसी निवेशक को उसके फेयर मार्केट वैल्यू से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती है तो उसे एंजल टैक्स कहा जाता है। यह नियम 25 सितंबर से लागू हो चुके हैं और इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ये प्रावधान करता है कि सीसीपीएस का वैल्यूएशन भी अनकोटेड इक्विटी शेयरों के फेयर मार्केट वैल्यू पर आधारित हो सकता हो। अनकोटेड शेयर वो होते हैं जो लिस्टेड नहीं होते हैं लेकिन नेगोशिएट किए जा सकते हैं। संशोधित नियमों के मसौदे में प्रस्तावित 5 नए मूल्यांकन के तरीकों को भी कायम रखा गया है। आम भाषा में समझें तो एंजल टैक्स अनलिस्टेड कंपनियों द्वारा शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाने वाला टैक्स है।
अगर जारी किए गए शेयरों की कीमत कंपनी के फेयर मार्केट वैल्यू से अधिक पाई जाती है। अब तक केवल घरेलू निवेशकों या रेजिडेंट की ओर से स्वामित्व वाली कंपनियों या अनलिस्टेड फर्मों में किए गए निवेश पर फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा टैक्स लिया जाता था। इसे आमतौर पर एंजल टैक्स के रूप में जाना जाता था। फाइनेंस टैक्स 2023 में यह कहा गया है कि फेयर मार्केट वैल्यू से अधिक के ऐसे निवेश पर अब टैक्स लगाया जाएगा, भले ही निवेशक रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट। अब एंजल टैक्स है क्या, वो बताते हैं। एंजल टैक्स को साल 2012 में लागू किया गया था और यह उन अनलिस्टेड बिजनेस पर लागू होता है जो एंजल निवेशकों से फंडिंग हासिल करते हैं। जब किसी स्टार्टअप को किसी एंजल निवेशक से फंड मिलता है, हासिल होता है, तो वो उसे टैक्स चुकाना पड़ता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56(2)(7)(b) के तहत स्टार्टअप को एंजल टैक्स चुकाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आयुष्मान भारत के बारे में। आयुष्मान भारत के लिए यूपी को मिले 2 अवार्ड। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY को बेहतर तरीके से धरातल पर उतारने के लिए उत्तर प्रदेश को 2 अवार्ड दिए गए हैं। पहला है आयुष्मान पूछताछ केंद्र की स्थापना करना और ग्रीन चैनल पेमेंट की व्यवस्था शुरू करना। दूसरा है आभा स्कैन की सर्वाधिक संख्या व टोकन तैयार करना। इन दोनों श्रेणियों में उत्तर प्रदेश को आयुष्मान कियोस्क डिप्लॉयमेंट एंड ग्रीन चैनल इंप्लीमेंटेशन और हाईएस्ट नंबर ऑफ आभा स्कैन एंड शेयर टोकन जनरेटेड अवार्ड मिला है। आभा स्कैन यानी आभा एप्लीकेशन के जरिए मरीज आसानी से QR कोड स्कैन करते हैं और उन्हें तत्काल टोकन नंबर मिल जाता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 वर्ष पूरे होने पर यह अवार्ड नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 25 सितंबर 2023 से 2 दिवसीय आरोग्य मंथन के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा दिया गया। इस अवार्ड से उत्साहित चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने प्रदेश की स्वास्थ्य टीम को बधाई दी और कहा कि योगी सरकार की ओर से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश भर की आशा को स्मार्टफोन दिए गए हैं और आभा ऐप के जरिए मरीजों के ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरणों में काफी मदद मिल रही है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत के सभी 4 स्तंभों के तहत उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना, प्रधानमंत्री आयुष भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से लोगों को घर के पास OPD और जांच सेवाएं उपलब्ध कराना, PM आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल तकनीक का उपयोग करके स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाना। आइए अब जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की विशेषताएं क्या हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड की राजधानी रांची में 23 सितंबर 2018 को की गई थी। PMJAY दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो पूरी तरह से सरकार द्वारा फंडेड है। इसमें सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कवर दिया जाता है। 12 करोड़ से अधिक गरीब परिवार, लगभग 55 करोड़ लाभार्थी इन लाभों के पात्र हैं। PMJAY लाभार्थी अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक कैशलेस पहुंच प्रदान करता है। मतलब यह हुआ कि इस योजना में जो भी पात्र अपने इलाज और देखभाल के लिए किसी अस्पताल में जाता है या किसी हेल्थ सेंटर में जाता है तो वहां उसे पूरी तरह से कैशलेस सुविधा प्रदान की जाती है। PMJAY का उद्देश्य चिकित्सा उपचार में होने वाले विनाशकारी खर्च को कम करने में मदद करना है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन के बाद के खर्च जैसे निदान और दवाएं शामिल हैं। पहले से मौजूद सभी स्थितियां पहले दिन से ही कवर की जाती है। योजना के लाभ पूरे देश में पोर्टेबल हैं और सेवाओं में लगभग 1929 प्रक्रियाएं शामिल हैं
जो उपचार से संबंधित सभी लागतों को कवर करती है। यानी कि अगर आप एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और इस योजना के पात्र हैं, तो आपके जो भी खर्चे उस अस्पताल के अंदर होते हैं, चाहे वो रूम का हो, मेडिकल एक्सपेंसेस में हो, आपको दवाइयों के पैसे देने हो, या किसी भी तरह का टेस्ट करवाया आपने उसके पैसे देने हैं, तो इन सब का कवर पूरी तरह कैशलेस मिलता है। और अब बात करेंगे खेलों की दुनिया की, और बात करेंगे T20 की। भारत ने खड़ा किया T20 का सबसे बड़ा स्कोर। एशियन गेम्स 2023 में मेंस क्रिकेट इवेंट 27 सितंबर 2023 को शुरू हो गया और पहले ही मैच में नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। नेपाल ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 314 रन का स्कोर बना दिया। 19 साल के कुशल मल्ला ने शतक जड़कर इतिहास रचा और उन्होंने रोहित शर्मा और डेविड मिलर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। मल्ला ने 34 गेंद पर शतक ठोक दिया और T20 में यह सबसे तेज शतक है। वहीं दीपेंद्र सिंह एरी ने 10 गेंद पर 52 रन ठोक दिए और उन्होंने युवराज सिंह के सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ा। रोहित शर्मा और डेविड मिलर ने साल 2017 में 35 गेंदों पर शतक जड़ा था और इसके अलावा 2019 में चेक रिपब्लिक के सुदेश विक्रम सेकरा ने 35 गेंद पर सेंचुरी लगा दी थी। रोहित मल्ला ने 34 गेंद पर सेंचुरी जड़ तीनों खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। मल्ला ने 50 गेंद पर 12 चौके 8 छक्कों की मदद से नाबाद 137 रन बनाए। वहीं दीपेंद्र सिंह एरी ने 10 गेंद पर 8 छक्कों की मदद से 52 रन बनाए। युवराज सिंह ने 2007 T20 वर्ल्ड कप में 12 गेंद पर अर्धशतक जड़ा था और इस मैच में उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड की एक ही ओवर में 6 छक्के लगा दिए थे। नेपाल की ओर से कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह एरी के अलावा कप्तान रोहित पौडल ने 27 गेंद पर 2 चौके और 6 छक्कों की मदद से 61 रन बनाए। कुशल भुरतल ने 23 गेंद पर 19 और आसिफ शेख ने 16 रन बनाए। T20 इंटरनेशनल में पहली बार 300 का स्कोर बना। T20 इंटरनेशनल में पहली बार 300 का स्कोर बना है क्योंकि सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के नाम था। अफगानिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ देहरादून में 2019 में 278 रन बनाए थे और चेक रिपब्लिक ने 2019 में ही तुर्की के खिलाफ 4 विकेट पर 278 रन बनाए थे। और अभी के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे खबरों का, जानकारियों का ऐसा ही एक संकलन लेकर आपके लिए फिर आएंगे। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।